उसकी बात पे जहाँ रमशा के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी, वहाँ सिकंदर के चेहरे पे परेशानी आया हो चुकी थी। एकदम उठकर उसने रमशा का बाजू पकड़ा और उसे उठाया। रमशा समझ गई कि वो अब उसे छुपाएगा। उससे बाजू उसके सर करीब से निकालने की कोशिश भरपूर की थी। सिकंदर ने उसे घसीटा, साथ में नसीर को इशारा करवाया कि उन्हें बता दो कि वो तैयार होकर आ रहा है, तब तक उन्हें अंदर दाखिल ना होने दो। फ़ोन जेब से निकालकर उसे जल्दी से हन्नान का नंबर मिलाया और दूसरे बाजू से चलती हुई रमशा को पकड़ा, जिसकी भरपूर कोशिश की कि वो यहाँ से भागकर पुलिस वालों के सामने आ जाए। हेलो। एसपी हन्नान अलवी स्पीकिंग। साले स्पीकिंग। मुझे इत्तला क्यों नहीं दी कि सुबह सुबह ही मेरे घर में चेकिंग करवाई जाएगी? रमशा को पकड़े वो बाई जानिब की तरफ बढ़ा था, जहाँ सामने एक दो एकल स्टील का दरवाज़ा था। मैंने तुझे बताया था कि तू मरने वाला है। तू बड़ा चिल था। मुझे लगा इंतजाम कर लिया होगा, मगर क्या नहीं किया क्या? रमशा उसके बाजू को अपने दांतों से जब काटा तो सिकंदर की गिरफ्त एकदम ढीली हुई। उफ। रमशा फौरन पीछे की तरफ भागी। क्या हुआ? एक जंगली बिल्ली ने वार किया है। तू फौरन मेरे यहाँ पहुंच। अगर जरा भी पुलिस के हाथों लग गई, मैंने सबको गोली से उड़ा देना है। एंड आई मीन इट हन्नान। फ़ोन पे हन्नान को धमकी देता वो रमशा की तरफ फ़ौरन भागा। रमशा भागते हुए उसकी तरफ आई थी, जहाँ भक्त उसे किचन से निकलती हुई नजर आई। हाँ, भक्त उसके मामा को रोक सकती थी। वो सिकंदर की कमजोरी थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी जब दो मजबूत हाथों ने उसके बाजू को थाम कर अपनी तरफ बड़ी जोर से घुमाया था। सिकंदर की शक्ल को वो देखती, उसे रमशा को अपने बाजू में उठाकर फौरन उस समेत पड़ा था। रमशा एकदम उसके कंधे पे मुक्के बरसाने लगी। उसका दिल कर रहा था जोर जोर से चिल्लाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करे, मगर पता नहीं वो आवाज़ जो उससे इतने बरसों छुपाई थी वाकई गुम हो गई थी। इतने एहतजाज के बावजूद उसके अंदर उसे बार बार रोक रहा था। तुम्हारा तो मैं अच्छी तरह बंदोबस्त करता हूँ। सिकंदर खतरनाक लहजे में कहता, उसकी मार को इग्नोर करता दरवाजे की तरफ पहुंच गया। उसने रमशा को नीचे उतार कर उसे पकड़े रखा, जबकि दरवाज़ा खोलकर वो खूब अंधेरे वाले कमरे में उसे लाया और दरवाज़ा बंद किया। ये तुम्हारा भाग कितनी देर लगाएगा? हमें फौरन उसकी तलाशी लेनी है। हमें किसी सूरत भी रोक नहीं सकते। हमारे पास तलाशी लेने का वारंट है। पुलिस इंस्पेक्टर कराहत लहजे में सामने खड़े नसीर से मुखातिब हुआ, जो उनको अंदर आने से रोक रहा था। आपको कहा ना, आप तलाशी ले सकते हैं, मगर बाहर जब तक नहीं आ जाते, मैं किसी भी सूरत अब सबको अंदर जाने नहीं दे सकता। अरे नज़ीर मियाँ, इनको क्यों रोक रहे हो? बड़े बड़े लोग आए हैं मेरे घर। कहिए कैसे आना हुआ? सिकंदर की एकदम आवाज़ पे नज़ीर के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिसर ने नजरें सामने की जानी मुड़ी। वो चलता अपने कॉलर को ठीक करता उनकी जानी बढ़ रहा था। हमें तलाशी लेनी है आपके घर। सलाम करने का रवाज नहीं है आपके यहाँ। है, ज़रूर आइए मेरे गरीब आने। उससे बाजू वाह करते हुए उनको अंदर आने का इशारा किया। वैसे किसकी चेकिंग करवानी है आपने? एकदम हन्नान अपनी जीप साइड पे खड़ी करता टोपी को सर पे पहनता अंदर की तरफ बढ़ा। उससे देखा सिकंदर के साथ एसएचओ के साथ बाकी सब इंस्पेक्टर्स खड़े उस आलीशान महल का जायजा ले रहे थे। सिकंदर के वर्कर से जब हन्नान को देखा तो वो पुरसुकून हो गए कि अब सब कुछ ठीक रहेगा। वो अपना चश्मा साफ करता उसे दोबारा पहनकर अपनी घड़ी को देखकर दोबारा बाहर के हंगामों की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जहाँ लोग गाड़ियों से उतर रहे थे तो कुछ बैठ रहे थे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के हॉर्न बार बार बज रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी। मुकर्रा वक्त पे वो पहुंच चुका था, मगर इतला देने वाले ने कहा था जब तक उसका मैसेज नहीं आएगा वो यहाँ से एक इंच नहीं हिलेगा। लंबे बालों में हाथ फेरता वो काफ़ी टेंस लग रहा था। फोन को उससे अपनी गोद में रखा हुआ था और बार बार कभी सर उठाए तो कभी सर झुकाए जा रहा था। अचानक साथ वाली विंडो पे किसी ने दस्तक दी। उससे लगा के मांगने वाले होंगे। उससे उनकी तरफ नहीं देखा और ना उसे पता था, वरना उसे पता था उन्होंने उसके पीछे पड़ जाना था। इग्नोर करना ज़रूरी था। जब दस्तक के साथ कॉल बेल की टोन बजी तो उसे जल्दी से फ़ोन उठाया। दरवाज़ा खोलो। कराहत लहजे में अजनबी कहता कॉल काट चुका था। लंबे बालों वाले शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा तो किसी ने लंबी काली जैकेट पहनी हुई थी। उसका चेहरा वो नहीं देख सकता था। उसे मास्क लगाया हुआ था और ये कोई आम मास्क नहीं था, वेंडेटा मास्क था। उसे समझ नहीं आई आया दरवाज़ा खोले या ना खोले। अजीब सा खौफ उसके दिल के अंदर उतर आया था, मगर वो भी क्या करता। उसे ये काम तो करना था। किसी की ज़िंदगी के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता। अजनबी ने दोबारा खिड़की पे दस्तक दी। इस बार उसकी दस्तक उसके लहजे की तरह तेज थी। उसने नाचार गाड़ी का लॉक खोला
और मार्क्समैन जल्दी से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? उससे कराहत लहजे पर वो उसे देखने लगा, जो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता जेब से गन निकाल कर डैशबोर्ड में रख रहा था। पता नहीं उसको डराने के लिए दिखाई थी, मगर वो ऐसी चीज़ों से ज़िंदगी में कभी नहीं डरा था। अब कहाँ जाकर डरना था, वो बस बेचैन था। आया वो ये रिस्क जिस चीज़ के लिए ले रहा है, वो उसे हासिल होगा कि नहीं? मगर तुम हो कौन? जो कह रहा हूँ वो करो, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे। उसके बाद भी उसे उस मार्क्स वाले को अजीब नज़रों से देखने के बाद गहरा सांस लिया। कहाँ जाना है? पहले यहाँ से गाड़ी निकालो। मुख्तसर सा जवाब देता वो इधर उधर देखने लगा। उसने आगे से चुप रहना बेहतर समझा था। गाड़ी स्टार्ट करके उससे मोड़ा और उस एरिया से निकला। जब वो रोड की तरफ बढ़ चुके, तब वो जाकर बोला। तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। क्या तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया, या उसके कोई आदमी? फिर कोई जवाब नहीं। अब लंबे बालों वाले को झुंझुलाहट हुई। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम वही शख्स हो? क्या पता उसके मुखालफिन भी हो सकते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मार्क्स वेन सीधे गर्दन करते हुए चंद लम्हे उससे ऐसे ही पोजीशन में बैठा रहा। जब उसने उसकी तरफ गर्दन मोड़ते हुए देखा तो अजीब से लहजे में बोला। ब्रूटस। लंबे बालों वाला शख्स चंद लम्हे के लिए चुप हो गया। ये तुम्हारा नाम है? ये कैसा नाम हुआ भला? तुम्हें बस नाम चाहिए था, मिल गया। अब रोड पे फोकस करो। इस नाम के शख्सों में जानता तक नहीं, और मेरे ख्याल है मुझे कॉल करने वाले का नाम तो कुछ और था। और जाना कहाँ है? वो उस शख्स की बातों पे हैरान हो रहा था। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। ये कैसे नाम है? पहले ब्लैक बियर्ड था, अब ब्रूटस। ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो मेरे साथ। ब्लैक बियर्ड ने ही तुम्हें फ़ोन किया था, और मैं उसी का बंदा हूँ। ब्रूटस उसकी अंदरूनी कैफियत और ढेर सारे पलते सवालात को भांप चुका था, इसलिए बोले बगैर न रह सका। आम सी बात थी, मगर उसका लहजा हनूस कराहत था। तुम लोगों की असली में ये नाम है? ना तो वो बेवकूफ़ था, ना ही एक्सट्रीम किस्म का मासूम। उसे पता था उनके ये असली नाम नहीं, मगर इस तरह पूछने से वो जानना चाह रहा था इन नामों के पीछे मकसद क्या है। एमएम आलम रोड की तरफ गाड़ी मोड़ो। उसे पता चल गया, बस उससे काम करवाना था, अपनी ज़रूरी तफसील नहीं बतानी थी। गाड़ी बढ़ाकर उसने एफएम के ऊपर सामने चमकते हुए टाइम को देखा, जहाँ 7 बज रहे थे। टाइम से नजर फेरते उसने फोकस रोड पे रखा। वो जल्द से जल्द उनका काम खत्म करके घर जाना था। वो किसी सूरत भी घर के बाहर देर से नहीं रह सकता था, वरना उसकी करतूतों का पोल घर वालों के सामने खुल जाना था। और उस ब्लैक बियर्ड वाले ने भी धमकी दी कि किसी को भी उसके काम के बारे में पता ना चले। तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे? तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। माँ ने बेटे को चम्मच से चावल के साथ खिलता पाकर बेसाख्ता कहा था। माँ के कहने पर बेटे ने सर उठाया। आज वो बहुत दिनों बाद खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। उसे माँ के साथ आज बैठकर खाना खाने का फैसला किया। वैसे भी माँ कुछ दिन से उसकी हरकतों पर मशकूक हो रही थी, और उसकी तवज्जो उसके बाप की तरफ भी दिला रही थी। उसकी बेचैनी भी वो चीज़ पाने से ख़त्म हो गई थी। लिहाजा बड़ा नॉर्मल एक्ट करता माँ से बोला। जी अच्छा है मम्मी, मगर आज लगता है इसमें टेस्ट नहीं है। माँ उसकी बात पर एकदम चौंक कर उसे और फिर खाने की डिश को देखने लगी। टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो आज बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली हैं, और मुझे लग भी बहुत रही हैं, और तुम कह रही हो टेस्ट सही है। बेटा भी उनकी बात पे थोड़ा बहुत चौंका था, मगर कंधे उचकाकर बोला। शायद मुझे आज वैसे ही हर चीज़ टेस्टलेस लग रही है। जूस भी फीका था। आज दोस्तों के साथ आइसक्रीम भी खाई, वो भी फजूल। और अब खाना। सोनी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। बताओ मुझे क्या बात है, और तुम डॉक्टर के पास जाने को तैयार क्यों नहीं होते? माँ थी, बच्चे की एक एक हरकत को नोट करती थी, मगर बदकिस्मती से एक हरकत से वो महरूम थी कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। क्योंकि मॉम, आई एम फाइन। आप खौमा परेशान हो रही हैं। इट वॉज जस्ट नॉर्मल सिकनेस। उससे खाने से हाथ उठा लिया था और पानी का ग्लास उठाकर उससे हल्का सा पानी का खून पिया। नॉर्मल सिकनेस नहीं है सोनी, क्योंकि नॉर्मल में तुम इतना हंगामा करते हो, मगर इस बार। वो तो छोटा था मम्मी, अब मैं ग्रोन अप मैन हूँ, इसलिए इन छोटी मोटी बीमारियों को सीरियस नहीं लेता। 15 साल के बच्चे हो अभी, तुम ग्रोन अप मैन। अब बताओ क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? तुमने खाने से भी हाथ उठा लिया। इकलौता बेटा था, लाड उठाने का हक बनता था। नहीं मम्मी, मैं अब सोने जा रहा हूँ। उसे वाकई सख्त नींद आ रही थी। सर और आंखें बोझल होती जा रही थी। ये फ्रेशनेस कुछ देर के लिए होती, बाद में वबाले जान साबित होती थी। माँ खामोशी से उठता हुआ देखने लगी, फिर उठकर उससे मोबाइल उठाया
और बहुत सोचकर उससे किसी का नंबर मिलाया। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, चेहरे पे अंदेशे दुरुस्त होने का डर और गम था, आँखों में नमी भरी हुई थी। हेलो। डी, उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। अब एकदम उसे नींद भी आ गई। उसकी आँखें बहुत लाल और बोझल होती जा रही थीं। मेरा दिल फट रहा है। क्या वाक़ई में ऐसा ही है? देखो, मैं तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा बेटा ड्रग्स ले रहा है। अब देख लो उसके रिजल्ट। उसके टेस्ट बड्स को भी मफलूज कर रहा है। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सुन होता जा रहा है। उसके बाद हादिया ने काटी। मैंने घर की पूरी चेकिंग करवाई, मुझे कहीं भी वो बला नहीं मिली। मुझे अब हमदान को बताना है कि हमारा बेटा आहिस्ता-आहिस्ता बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मैं मज़ीद तुम्हारी बात पे ऐसे नहीं बन सकती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो डी। डी एक पल के लिए खामोश रहा, फिर गला खंखार कर बोला, मतलब कि डीलर्स प्रोफेशनल हैं। उसे सख्त ताकीद की होगी। जभी तो वो शय महारत से छुपा रहा है। ताकीद भी नहीं, धमकी लगती है। ताकीद तो आजकल कोई बच्चा नहीं सुनता। तुम्हें कोई शक है कि उसमें किसका हाथ है? किसका होगा? वही उस भागा ड्रग माफिया हमदान को भी पता चले। उसका जानने उसका जानने वाला कैसे उसकी पीठ पीछे छुरा घूम रहा है। वो तो मुंह नहीं लगाता उसे, और ये उसके पीछे पागल है। वो नफरत से बोलती, अपनी आंखों से निकलते आंसू को जोर से साफ करती बोली, सिकंदर के कामों पर मैं आज से नजर रखता हूँ। तुम परेशान मत हो और जोनी की फिक्र मत करो। आज से मैंने एक बंदा उसके पीछे लगा देना है। वो इस बीमारी से उसको निकलवा कर रहेगा। अब मुझ पर भरोसा कर लिया है तो अपने इत्मीनान पे कायम रहो। हमदान को बताने की जरूरत नहीं है। वो पैसे का अंधा आदमी कभी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। ना तुम जोनी के लिए अकेले कुछ कर सकोगी। और अगर इस चीज में वाकई सिकंदर का हाथ हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उससे फोन बंद कर दिया था। आप ही किधर है मामा? भक्त की आवाज़ में जहाँ सिकंदर ने अपनी आंखें जोर से मीच कर सिर लब शिट कहा था, वहीं हन्नान के साथ पुलिस वाले भी अलर्ट दिखने लगे। सिकंदर ने चेहरा मोड़ा तो भक्त को अपने पैरों पे खड़ा होता देख उसे एकदम हैरान हुआ, फिर उसकी तरफ बढ़ा। तुम खड़ी क्यों हो? तुम जानती हो तुम्हें गोली लगी है और तुम चल रही हो। क्यों उठी हो? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? भांजी को एकदम बाजू पकड़कर उससे गुस्से के साथ फिक्रमंदी से पूछा तो भक्त ने आहिस्ते से अपना बाजू उठाया। मामा, मुझे गोली पागल में लगी है, टांगों में नहीं, मैं चल सकती हूँ। अब पाँच मत बनाइए मुझे। सिकंदर एकदम तड़प उठा। अल्लाह ना करे तुम्हें चलने में तकलीफ ना हो तो इसलिए कहा था कि। भक्त उसकी बात काटी। मामा, मुझे घसीटने में मसला होता, तकलीफ होती है। तो तुम्हें कौन कहता है व्हीलचेयर घसीटो? मुलाजिम कहाँ दफान हुए हैं? एकदम ऊंचा बोलने पर अनहान ने सब इंस्पेक्टर को इशारा किया कि आप चेकिंग करें, इधर ध्यान मत दें। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गया। भक्त ने आंखें घुमाई। मैं ठीक हूँ, आप ये बताएं आप ही कहाँ हैं? और हानी मामा आप? एकदम सिकंदर के साथ अनहान को देखकर अपना सर पीट लिया। सिकंदर ने भक्त को नहीं बताया कि वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसे अजनबी तस्वुर करे। अनहान ने रुख फेर लिया और चलने लगा। जब बख्तावर सिकंदर के पास से गुजरती उसकी तरफ आई कि सिकंदर ने उसे रोका। वक्त तुम्हें। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मामा? और ये आपकी टीम क्यों आई है? कहीं मामा को तो फिर से नहीं पकड़ना? बक ने हनान को देखकर सामने ड्राइंग रूम से निकलते हुए दो ऑफिसर्स को एकदम बोलते हुए उसको अचानक डर आने वाले अंदेशे ने घेर लिया। सब इंस्पेक्टर उस घर की बच्ची को हनान के साथ बेतकल्फी से मुखातिब होता देखकर चौंक पड़े। हनान कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज और सिकंदर भी हो गया था। बोलिए ना मामा, कहीं मामा को तो पकड़ने नहीं आए? सच में मामा ने कुछ नहीं किया? अब भांजी अपने मामा से उसकी ज्यादतियों पे नाराज थी, उससे लड़ रही थी। दुनिया के सामने उससे ज्यादतियों को छुपाए उसे डिफेंड कर रही थी। ऑफिसर से बड़ी उलझन से परेशान खड़ी हुई बद को तो कभी खामोश मगर बेचैन से अपने सर को देखा। अरे वक्त, तुम एसपी को जानती हो? कब से? और तुम उन्हें मामा क्यों कह रही हो? अपने रूप में तेजी से आकर वो बड़े सख्त लहजे में बोलता हनान को घूरने लगा। बदले में हनान ने उसे डबल घूरा और गला खंखारते हुए होले से मुस्कुराया और थोड़ा सा सरप्राइज सीखने लगा। अरे वक्त बच्चे, आप यहाँ रहती हैं? मुझे तो नहीं बताया आपने। आप इन भागी भांजी हैं। उससे भागी भांजी बोलते हुए दांत पीसे थे। सिकंदर का दिल कर रहा था उसका जबड़ा तोड़ दे। दिल तो हनान का भी कर रहा था। मामा, आप ये? मैडम आपकी फ्रेंड आई हैं आपसे मिलने। मैंने उन्हें लॉन में बिठाया है। जावेद की एकदम आमद पर जहाँ सिकंदर ने शुक्र का सांस लिया था वहाँ हनान भी पुरसुकून हो गया। हाँ वक्त, तुम्हारा पूछने आई होगी, जाओ।
जाओ बच्चे, मैं अभी चेकिंग करवा के तुमसे बाद में बात करूंगा, ओके? अदनान ने प्यार से उसके गाल थपथपाकर ऑफिसर की तरफ बढ़ा। कुछ मिला तुम लोगों को? नहीं सर, वो तो ऐसे क्यों खड़े हो गए? जाओ बाकी तरफ भी देखो। सख्त लहजे में बोलता हुआ सिकंदर की तरफ मुड़ा। तुम मेरी भांजी को कैसे जानते हो? एक्टिंग तो करनी थी, वैसे भी 2 इंस्पेक्टर्स और इस तरफ आ रहे थे। मुझे नहीं पता था वो आप जैसे माफिया की भांजी हैं। बहरहाल स्कूल में सेरेमनी में मेरी उस बच्ची से मुलाकात हुई थी। प्यारी बच्ची है, शार्प एंड इंटेलिजेंट। अदनान भी कम नहीं था। अगर वो तुम्हें अंकल बुलाती तो समझ आती, मगर उसने तुम्हें मामा कहा, यानी कि बहुत बेतकल्फी लगती है एसपी साहब। ऐसी वैसी है। रफीक शोएब कुछ पता चला? सर ऊपर सारा चेक करवा लिया, रूफटॉप पे अभी चेकिंग हो रही है, मगर सर एक रूम लॉक्ड है। वो रूम क्यों लॉक्ड है भा? अदनान ने तेज लहजे में खड़े सिकंदर से पूछा। मेरे जेर इस्तेमाल नहीं है इसलिए बंद है। फिर भी हमें हर एक जगह की चेकिंग करनी है, तो लॉक खुलवाइए, मैं चेक करूं। तुम लोग सर्वेंट क्वार्टर चेक करो। वो सर हिलाकर तेजी से वहां से गायब हुए थे तो उन दोनों को तन्हाई मिली। चलो ऊपर। और हमशा को कहाँ छुपाया तूने? कुएं में तो नहीं फेंक दिया? या उस कमरे में? उस कमरे में नहीं है। उस दीवार पे उससे मेरे खिलाफ कुछ गलत बातें लिखी थी, साथ में उसके कपड़े भी थे। शक क्या यकीन हो जाता उन्हें कि वो इस घर में है। सिकंदर तेज लहजे में बोलता ऊपर आया, उसे लेकर ताकि काम निपटाकर फौरन उन्हें चलता करें। कहाँ है वो? ये पूछ रहा हूँ, मार वार तो नहीं दिया? और तू डैश इंसान हर चीज में प्रिपेयर रहता है, बख्त को क्यों नहीं बताया? उस जंगली बिल्ली का कसूर है, और तहखाने में है वो। डैश इंसान, वहां तो चेकिंग हो रही है। उसे सिकंदर को लताड़ा। वो वाला तहखाना नहीं। इतना पागल दिखता हूँ? जिम के अंदर सीक्रेट तहखाना, जहां सब माल जमा है। तूने उसे भी अपना माल समझकर वहां फेंक दिया। क्या बात है वहां आपकी? मेरा दिल कर रहा है तुझे गिरफ्तार कर लूं। तुम कमीनों का तो अभी बंदोबस्त करता हूँ। जाता हूँ अपने बाप के घर, और तेरे उस सुसर के। आज क्या आज? तू कोई फजूल हरकत नहीं करेगा? सिकंदर ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। ओह ये। अनान ने अंदर आते ही रमशा के सिकंदर के लिए सख्त लफ्ज पढ़ते बेसाख्ता बोले ही थे कि अचानक उसके साथ कदरे कोने में लिखे लफ्ज से उसकी बात को अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दाऊद के नाम पे बड़ा सा क्रॉस हुआ था और उसके साथ ही नीचे सिकंदर का नाम लिखा हुआ था। 1 मिनट के लिए अनान को समझ ही नहीं आई कि आगे से क्या रिएक्शन दे। ये रमशा ने लिखा? उसे कैसे पता चला कि? उसे कुछ नहीं पता, और ना मैं चाहता हूं कि उसे पता चले। उसे कहीं से मालूम हो गया है कि मुझे इस नाम से कितनी नफरत है, तो मुझे जलाने के लिए उसने ये ड्रामा किया होगा, वरना दो नामी शख्स से मोहब्बत। उसकी बात सिकंदर काटते हुए टेरेस का दरवाजा खोलने लगा। अनान ने अजीब नजरों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा, फिर सपाट लहजे में बोला। सिकंदर, जिंदगी में सिर्फ एक दो तो नहीं है जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो। उसकी बात पे सिकंदर के हाथ ठहर गए थे। तेजी से उससे गर्दन मुड़ी थी और अपने लब को सख्ती से भींच लिया तो अनान ने बात जारी की। 19-20 साल की है वो कम से कम। तुम्हें लगता है उसे दो से मोहब्बत हुई होगी? उसको, वो कहती है वो मर गया है। अब की बार हन्नान के चेहरे पर उलझन आई। सिकंदर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें ट्रिक कर रही थी, तो कंफ्यूजन कैसी? बहरहाल मैंने देख लिया है। अब चलो, इससे पहले कि वो सब आ जाएं, और हमशा को जल्द से जल्द वहां से निकालो, बेचारी डर न रही हो। कोर्ट का बटन दबाकर स्टील के दरवाजे का लॉक खुल चुका था। हैंडल को घुमाकर वो नीम अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। उससे देखा रमशा सामने बैठी हुई थी। उसे अपने सर सामने पड़ी कुर्सी पर रखा हुआ था। वो बिल्कुल निढाल लग रही थी। लगता था बहुत रोई थी। सिकंदर ने साइड बटन से कमरे को रोशन किया। एकदम रमशा की आंखों में चुभन हुई। उससे अपनी आंखों पे हाथ रखा। सिकंदर ने उसका गिरा हुआ दुपट्टा उसके सामने पड़े देखा, फिर उसे जो संभल कर अब उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में सिकंदर की हकारत ही थी, मगर चेहरा सपाट था। उठो। सिकंदर के कहने पे उसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था। अब कुछ भी कर ले वो यहाँ से 1 इंच नहीं हिलेगी और हर मामले पे जिद करेगी। बहुत शौक था इसको मुझसे शादी करने का, अब भुगते मुझे। मुझसे सोचते वो इर्द गिर्द सामान पे नजरें जमाए उसके रद्द अमल की मुंतज़िर थी। जब 5 मिनट बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसने ज़रा सा चेहरा घुमाकर उसे देखा, जो आंखें सुकेड़ कर उसे देख रहा था। फिर लब को कदरे भींच कर गहरा सांस लेने के बाद बोला। उठो रमशा, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर तुम मुझे बार बार मजबूर कर रही हो। उसका लहजा बिल्कुल आम सा था, ना सख्त ना नर्म, बस नॉर्मल था। हर मामले में ज़बरदस्ती की है इस शख्स से और कहता है अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं मेरी मत मारी गई थी जो सिकंदर मैंने तुमसे मोहब्बत की।
मैं बंद कर दूंगा तुम्हें पक्का पक्का, फिर अकल टिकाने आएगी तुम्हारी। चलो उठो, भक्त तुम्हारा पूछ रही है थी। रमशा ने बाकायदा अपना सर जोर से झटका। उसे उसकी बात पर रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ना। सिकंदर ने उसे देखने के बाद उसे उठाना ही बेहतर समझा। आगे बढ़ा ही था कि रमशा उसका इरादा फाँम कर झट से उठी थी। इर्द गिर्द बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए थे। लंबे लंबे स्टील के रैक से मुख्तलिफ फाइल्स और बैग्स मौजूद थे। आराम से मेरे साथ बाहर चलो रमशा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सिकंदर बड़ा ही था कि रमशा उस बड़े से हॉल नुमा तहखाने को अपने इर्द गिर्द देखकर दाएं जानी पड़ी थी। बड़े से स्टील नुमा रैक्स बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह अरेंज हुए हुए थे। सिकंदर तेजी से उसकी तरफ आया था। उसके चेहरे पर फैलता इसराफ बता रहा था उससे रमशा को यहाँ कैद करके गलती की थी। जरा सा भी मासी की यादों का छोटा सा टुकड़ा भी उसके हाथ लग गया तो बिखर जाएगा। अपने दिल को वो पत्थर कर चुका था। समीर तो कब का मानो मिट्टी तले जा सोया था, मगर उसके जख्मों के निशान अभी भी ताज़ा थे और रूह को तड़पाने के लिए काफ़ी थे। रमशा, अगर तुम जरा सा भी आगे बढ़ी तो मैंने गोली से तुमको उड़ा देना है। रमशा उसकी धमकी पे कभी न रुकती, मगर उसके लहजे में वहशत थी। उससे कदमों को जकड़ लिया था। सिकंदर तेजी से उसकी तरफ आया और रमशा ऑलरेडी उसके हाथ लगाने से पहले पीछे हो गई। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती मेरे साथ? आखिर ये बात तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती कि अब तुम मेरी बीवी हो? रमशा ने अपना चेहरा उठाया। ढेर सारे आंसू उसकी बात पर उसकी आंखों में जमा हो चुके थे। उसकी बात पर रमशा ने बेसाख्ता ताली बजाई। तुम नॉर्मल हो जो तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारूं? नहीं सिकंदर, हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती। तुमने मेरे से सारे रिश्ते छीन लिए, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी पढ़ाई और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत, और तुम कहती हो तो मैं कबूल कर लूं। आधी बात सिकंदर को समझ आई थी और आधी नहीं। समझने वाली सिर्फ एक बात थी और वही बात सिकंदर को आग लगा गई थी। मुठियां भींचता वो उसकी तरफ आया था। रमशा पीछे होकर एकदम स्टील रैक के साथ जा लगी थी। मोहब्बत तुमने अभी देखी ही नहीं है और उसके छिन जाने का गम मना रही हो। वाओ स्वीट हार्ट, सम टाइम यू अमेज मी। उसकी बात पर रमशा ने अपनी जख्मी नसें उठाई। वो उसे ही देख रहा था। उसकी भी निगाहें उसी की तरह जख्मी और असद की आग से भरपूर थी। तुम क्या जानो मोहब्बत और उसके छिन जाने के गम को। सिकंदर ने एक बात नोट की थी। वो बोलती नहीं थी, मगर उसकी आंखें सब बोल देती थीं। सारे जवाब, सारी भड़ास उसके सामने निकाल देती थीं। अजीब से थे ये काले नैन, मगर सिकंदर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए थे। सिकंदर ने शेल्फ पर अपना हाथ रखकर उसकी तरफ झुका था और चेहरे पे शरारती मुस्कान सजाए झुककर गंभीर लहजे में बोला। तो बताओ, मोहब्बत और उसके गम, जरा हम भी तो जाने ये कौन सी मोहब्बत है जिससे हम लाइल्म हैं? रमशा का दिल किया एक थप्पड़ उसके खूबसूरत चेहरे पे दे मारे। दूर रहकर बात करी मुझसे। रमशा ने उंगली उठाकर सिकंदर को होन किया। सिकंदर ने उसकी उंगली को होंठों से छू लिया तो रमशा ने तेजी से हाथ पीछे किए। वो क्या है ना मिसेस सिकंदर हदीद, एक तो आप गोयाई से महरूम हैं, ऊपर से दूर की नज़र भी मेरी हासी कमज़ोर है, जिसके बायस आपके इशारों को समझने से कासिर हूँ। सो मुझे करीब होकर वो रमशा की ओर करीब हुआ। आपसे बात करनी पड़ेगी। मन को डियर। रमशा की गाल उसकी बात पर थक उठे। उसे खुद पर काबू पाकर दिल सहित किया। वो इस इंसान को हरा कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उसकी कमज़ोरी से बहुत फ़ायदा उठा रहा और अब वो उसकी कमज़ोरी के साथ साथ उसकी ताकत का भी फ़ायदा उठाएगी। वो सिकंदर का बाजू हटाकर जाने वाली थी। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया कि अचानक मोबाइल की बेल ने जहाँ रमशा को पुरसुकून कर दिया, वहीं सिकंदर का मूड ऑफ कर दिया। एक तो जिसने भी मनहूस मोबाइल ईजाद किया वो कोई बहुत ही शदीद किस्म का सिंगल कवारा था। उसकी बात में रमशा के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई, फिर एकदम ठटक पड़ी। मोबाइल फ़ोन, हाँ, उसे मोबाइल फ़ोन चाहिए। उसके दिमाग में जो आइडिया आया था, उससे वो सिकंदर को ज़रूर सबक सिखा सकती थी। कैसे? ये तो आगे चलकर पता चलेगा। अभी तो मिस म्यूट का किरदार अदा करना था, जिसे सिकंदर की ज़िंदगी में भूचाल लाने का इरादा कर लिया था। फ़ोन उठाकर उससे रमशा का हाथ पकड़ा। सलाम, भाई बोल रहा हूँ। रमशा अपना हाथ हटाने का इरादा करने लगी कि सिकंदर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। बकवास कर रहा है वो, एक टांग पे गोली मारो सीधा हो जाएगा। उसके सर्द लहजे पे रमशा भी फ्रीज हो गई। उसे देखने लगी जो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। यहाँ इस हॉल से निकलकर उसे रमशा को हाथ छोड़कर दरवाजे पे लगाया। कह रहा हूं मैं, क्या पहली बार किसी को गोली मार रहे हो? जो कहा है वो किया करो। इतने आसान काम पे भी ऐसे झिझक जाते हो कि मुझे कॉल करते हो। कह तो ऐसे रहा जैसे गोली की बजाय बंटा मारना है।
वैसे वो भी मारने पे इंसान हज़ार दफ़ा सोचे और ये एक-एक सेकंड में लाशें इकट्ठी कर लेता है। मैंने आखिर क्या देखा था इसमें? या अल्लाह जी, आपने मेरी ये दुआ क्यों कबूल की? ठीक है, मैं आ जाऊँगा शाम तक। रखो फ़ोन। उसने फ़ोन जेब में रखा और उसे देखा जो खुद ही सोचों में गुम शायद दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। तुम्हें खाना बनाना आता है? उसकी बात पे रमशा बेख्तियार चौंकी थी। गर्दन मोड़कर उसे देखा था, जो उसकी उलझन में सासुरात देखकर होले से मुस्कुराया था। मानता हूँ, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, बल्कि अभी तो शादी भी नहीं हुई हमारी। मगर मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए आज कुछ बनाओ। सारे शेफ को खानसामे के खाने खा खा कर दिल उठ गया है मेरा। बताओ, बनाओगी मेरे लिए? रमशा कुछ कहने वाली थी जब एकदम ठहर गई। अचानक ही शैतानी दिमाग ने उसको सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर की आंखों में उलझन के साथ हैरत दर आई। फिर अचानक ही फातिहाना मुस्कुराहट होंठों पे फैलने में जरा देर न लगाई। ये तुमने सर इस बात में हिलाया है या तंज मारने की कोशिश की है वाइफी? रमशा ने अपनी आंखें घुमाई और अपना हाथ उसी गिरफ्त से निकाला। अरे, किचन तो दिखा दूं। तुम जब से मेरे महल बल्कि हमारे महल आई हो, तुमने किचन देखा ही नहीं। हाँ, देखना क्या हाक था मैंने। साहब बहादुर ने सीधा तहखाने ही में फेंक डाला मुझे। दिल में सोचते हुए तेजी से चलने लगी थी और वो घूर कर उसके पीछे आ रहा था। जरा सा इजहार क्या कर लिया, ये तो नखरे दिखाने लगी। सिकंदर ने अपना सर झटका। पहले तो मैं कह रहा था कि मेरी पसंद का तुम कुछ बनाओ, मगर जो कि तुम अभी अभी आई हो, तो भा तुम पर जुल्म नहीं करेगा। बल्कि भा तो जालिम है ही नहीं, है जो तुम्हारा दिल है, तुम्हें पसंद है वो बनाओ। बिल्कुल सिकंदर, अब तुमने कह दिया तो तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। चलते हुए दिल के साथ साथ इशारों में भी बोली थी। सिकंदर ने कनखियों से उसे बड़ा चौंक कर देखा था। वो सामने है किचन। मुलाजमों से जो पूछना है पूछ लो। अगर समझ में ना आए तो वो सामने ड्राइंग रूम है, वहां भक्त बैठी है, उससे पूछ लेना। मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आऊं तो अच्छी तरह तैयार हुई। लंच रेडी मिलना चाहिए। ज़रूरी काम? यानी कि किसी का कत्ल करना? मैं तुम्हारा कत्ल करके 100 जानों को बचा लूँगी। काश वो अपनी ज़ुबान खोल पाती, काश! तो शायद सिकंदर खुद उसके घर वालों को उसके पास भेज देता। मगर ये भी उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी। गाड़ी रोक दो। उससे कहने की देर थी और लंबे बालों वाले ने शुक्र मनाते ब्रेक पे पाँव रखता गाड़ी रोक चुका था। उससे देखा वो किसी पोश इलाके के सेट में घुसे हुए थे और बड़े-बड़े बंगले कुछ रोशनी में नहाए हुए थे और कुछ अंधेरे में अपने मकीनों की तरह होते हुए भी यहाँ का हिस्सा नहीं लग रहे थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे अपने साथ बैठे ब्रूटस को कहा, जो बिल्कुल सीधी खाली गली को देख रहा था। बस गाड़ी रुकने के बाद वो खामोश हो गया था। आखिर चक्कर क्या था? लंबे बालों वाले के कहने पर ब्रूटस के फिर सामने चमकते हुए टाइम को देखा, जहाँ 8 बज रहे थे। ये सामने घर देख रहे हो? उसके कहने पे उसने अपनी गर्दन उस समेत मुड़ी जहाँ ब्रूटस से इशारा किया था। तुम्हें इस घर के अंदर घुसना है, और कैसे घुसना है ये तुम पर है। उसकी बात पर लंबे बालों वाला अचानक वो चौंका आ गया था। क्या मतलब? मैं इस घर में क्यों घुसूं? तुम लोग मुझसे चोरी करवाने लगे हो? अगर ऐसा है तो मैं ये हरगिज नहीं करने वाला। उसकी बात पर ब्रूटस ने उसको देखा। लंबे बालों वाला उसके मार्क्स में छुपे तासुआ से समझ चुका था। उसकी बात उसे कुछ पसंद नहीं आई। तो उस टाइम बड़े बड़े डायलॉग क्यों मार रहे थे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एकदम से शेर बन गए। पता है ना, वो हमारे पास है, क्या क्या कर सकते हैं हम उसके साथ। उसकी बात पर लंबे बालों वाले शख्स ने बेबसी से लब काट लिए। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा कर रहे हो? मुझे यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं भेजा। उसे जोर से डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए सख्त लहजे में कहा। मुझे यहाँ अपना काम पूरा होता हुआ देखना है, जो कि तुमने बिना चूं चुरा किए करना है। अब चलो शाबाश, ये पकड़ो गन। इसमें पूरी 6 की 6 गोलियां हैं। उसे कहते साथ उसे गन हाथ में जबरदस्ती थमाई। इस घर के सीधा ऊपर मंजिल की तरफ तुमने जाना है। वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसे तुमने रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तुमने इस नंबर पे इतला देनी है। उसके फौरन बाद तुम यहाँ से गायब होना है, और तुम्हारे पास ये सब करने के लिए पूरे 20 मिनट हैं। अगर 20 मिनट के अंदर तुम ये सब ना कर सके तो तैयार रहना बुरे अंजाम के लिए। अपनी बात कहकर वो गाड़ी से उतर चुका था और पीछे की समेत चल दिया था, जबकि वो गन को थामे गहरे कश्मकश में था। ये उससे क्या करवाना चाह रहे थे? कॉफ़ी की चम्मच को हिलाते हुए शरीना ने सामने बैठी दोराइना को देखा, जो कि सोफे पे आराम दे अंदाज में बैठी फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। उसे चम्मच को निकालकर सामने पड़ी पिर्च में रखा और कप को थामे उसे देखकर अपना गला खंगारते हुए दोराइना को अपनी तरफ मतवजा किया। सॉरी, वो दरअसल हनान का मैसेज आया था। बाकी सब सो गए।
वो सीधे होते हुए शरीना से बाकी सबका पूछने लगी। शरीना ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए उससे कहा था, जमाल अंकल रऊफ अंकल के साथ हैं। तुम्हारी अम्मी किचन में है। रमशा की अम्मी दवाई खाकर तुम्हारी दादों के कमरे में है, सो रही हैं। मैं भी उनका बीपी चेक कर आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सुबह की निस्बत उनका बीपी नॉर्मल है। तुम्हारी दादू नफल पढ़ रही हैं और हुज़ैफा तुम्हारा पूछ रहा था। कहता है तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। इस परेशानी में उसे तुम्हारी फिक्र भी थी। तुम रमशा के साथ क्लोज भी तो बहुत थी, बल्कि तुम्हारी जिद पे वो यहाँ आई थी। उसकी बात पर दुरायना ने सर झुकाकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए गहरा सांस लिया। काश मैं उसे ना बुलाती तो आज वो सही सलामत अपने माँ बाप की आंखों के सामने होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। फुप्पो और अंकल के सामने जाने की तो हिम्मत ही नहीं है मेरी। दिल कट जाता है जब फुप्पो की हालत देखती हूँ। उसकी आंखों में नमी देखकर शरीना को अफसोस हुआ जो उसके सामने बात छेड़ दी। उससे आगे बढ़कर शरीना का हाथ थामा। खुद को मुजरिम समझना छोड़ दो। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कसूर उस किडनैपर का है। मुजरिम का कार्ड यहाँ सब खेल रहे हैं। तुम कहती हो तुम्हारा कसूर है, जमाल अंकल कहते हैं मेरा कसूर है, आंटी कहती है मेरी गलती थी, और सबसे बढ़कर तुम्हारे वो चाचू जो फैमिली को मुश्किल वक्त में छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा थोड़ी करता है बंदा। जब से खुदा उस घर को छोड़कर गया था तब से शरीना की नींदें ही उड़ गई थीं। जिस तरह की मेडिटेशन से वो गुजर रहा था, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगा। जब जब उसके बारे में सोचती थी उसका दिल खून के आंसू रोने का चाहता था। मोहब्बत कितनी बुरी बला है, और जिसके साथ भी होती है वो भी किसी बला से कम नहीं होती। चाचू अपनी जगह ठीक है शरीना, तुम ही तो कहती हो हम अनजाने में ही उन्हें रमशा का मुजरिम करार देते हैं और उन्हें हर पल एहसास दिलाते हैं कि रमशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है। बात उनकी आंख जाने की नहीं है। वो अपनी महरूमी को अल्लाह की मर्जी समझकर कब का कबूल कर चुके होते। वो नॉर्मल भी हो जाते, शादी भी कर लेते अगर उस हादसे में रमशा शामिल न होती। मगर वो थी। उसके वोकल कोड डैमेज हुए और वो एक डॉक्टर होते हुए भी उसके लिए कुछ न कर सके। उन्हें अपना प्रोफेशन बेकार लगने लगा। इससे खुद को बेकार तस्वुर करते हुए वो एक कमरे में बंद हो गए। वो कहते हुए सोच में चली गई। सोच में तो शरीना भी चली गई थी। आंखों में बार बार उसी का चेहरा था, गुस्सा और बेबसी से भरपूर खूबसूरत प्यारा सा शख्स जिसे दूर आईना और उसके अलावा कोई न समझ सका। है कॉफ़ी अकेले अकेले मुझे गरीब से पूछने तक गवारा नहीं किया। माना कि अब मैं मिसिस हन्नान अलवी हूँ, मगर अभी मेरी रुखसती नहीं हुई। ये गैरों जैसा सलूक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शरीना शर्मिंदगी से होले से मुस्कुराकर बोली, सॉरी यार, मैं भी बना देती हूँ। असल में मुझे रात को पीने की आदत होती है। और उसकी बात काटते हुए बोली, अच्छा बस बस अब किचन में मेरे साथ चलो। वो सुबह मैंने देखा कि फ्रिज पे चॉकलेट केक पड़ा था। इससे पहले सैफी अटैक कर ले, आओ खाते हैं। अरे चप्पल तो पहनने दो। उसके घर में तुम्हें कुछ नहीं मिला? मतलब कुछ भी नहीं? फारूक के कहने पर हन्नान ने बेसाख्ता कंधे उचकाकर नूडल्स खाते हुए कहा, रमशा ने वहां होना भी नहीं था फारूक। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं और अंकल ने भी कहा चलो देख लेते हैं, और हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। कमीने, उस साले का मैं क्यों दफा कर रहा हूँ? सिकंदर मेरे हिसाब से कभी लड़कियों के चक्कर में मुलविस नहीं हो सकता। वो इस मामले में बहुत हसास आदमी है। फारूक ने खामोशी से खाना खाते बाप को देखा, फिर हन्नान को। मुझे लगता है जैसे हम ड्रग माफिया की बजाय किसी खाला के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, दिल का अच्छा वगैरह वगैरह। अच्छा चलो, लड़की नहीं मिली तो उस ड्रग माफिया के घर कुछ और चीज़ नहीं मिली जिससे हम उसे गिरफ्तार कर लेते? उसकी बात पे हन्नान हंस पड़ा, जबकि अदीद आलम पहलू बदल के रह गए। ये फारूक कुछ ज़्यादा ही सिकंदर के पीछे नहीं पड़ गया। उनके दिल ने बेख्तियार कहा, मगर वो खामोश रहे। अव्वल तो वो तुम्हारा खाला के बेटे की बजाय तुम्हारा बड़ा भाई है। फारूक ने उसे घूरा। मेरे से ज़्यादा तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। है जो आराम से जेल से निकल जाता है, एफआईआर में अपने नाम को ऐसे मिटाता है जैसे उसका नामो निशान ना हो। तुम्हारे घर में दबे पांव दाखिल होकर वापस भी चला जाता है। किल एंड क्लीन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले शख्स के घर में हमें बड़े आराम से ड्रग्स मिलेंगे। तो क्या ही बात है आपकी आलम साहब, हम बिलावजह मुंह उठाकर बिना सबूत के उसे जेल में तुम्हारी और हमारी जाति दुश्मन की बदौलत नहीं अंदर कर सकते। वो मजबूर और लाचार लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार है। वहां उन्हीं लोगों का दिल अजीज भी है। निकले करंट मेरे यार को, मुझे कितने सवाब मिल चुके हैं। सलाम डैडी जी, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी साहब, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। खाने में क्या बनाया है हमारी सुतेली मम्मी? ओ सॉरी, उन्हें पार्टियों से फुर्सत मिले तो बनाए ना। हंसामे वगैरह को बुला लेते हैं।
क्यूकम्बर का पीस मुंह में डालते वो बात जारी करते हुए बोला। बेटे को झूठे मुंह भी नहीं पूछते। अभी फारूक कुछ कहने वाला था कि सिकंदर ने उसके कंधे पर तबकी देकर चेयर की सीट कर बोलते बड़े नॉर्मल अंदाज में खाना डालने लगा, जबकि फारूक और हदीद आलम मुंह खोले हैरत से तकते रहे, जबकि हनान ने हंसी छुपाने के लिए कोक का सिप लिया था। तुम अंदर कैसे आए? फारूक ने कांटा प्लेट पर पटक कर तेज लहजे में कहा। हदीद आलम गहरा सांस लेकर प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। अब ये अपनी बात कहकर जाएगा, कहने का कोई फ़ायदा नहीं। सिकंदर ने रोज़ का पीस खाते हुए मासूमियत से अपनी आंखें उठाईं और फिर निवाला निकल कर खाता उससे भी इंतहा के मासूमाना लहजे में बोला। दरवाजे से? अब अपने घर में बंदरों की तरह दीवार फैलांग कर आता अच्छा लगूंगा मैं। हनान के लिए चेहरे पर सिंचरी कायम करना मुश्किल हो रहा था। किसी दिन पिटवाएगा मुझे ये कमीना। मैंने कहा भी था सिक्योरिटी वालों को। और छोटे भैया, गुस्सा किस बात का आ रहा है आपको? आखिर इतनी आग किस बात की लगी है? और उन्होंने मुझे आने दिया क्योंकि वो मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत? और तुम्हारी? मेरा मुंह मत खुलवाओ सिकंदर। कम से कम आपसे तो ज्यादा ही है वकील साहब। कोई जानता है कि फारूक आलम कौन है? नहीं। न्यूज़ चैनल से लेकर सड़क पे बैठे मांगने वाले को पता है कि सिकंदर भा कौन है। जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को मालूम है मैं कौन हूं। तुम सिर्फ जस्टिस हदीद आलम के बेटे हो, जबकि मैं भा हूं, सबका सिकंदर भा। फारूक हंस पड़ा, जबकि हनान ने अपने होंठों पर हाथ रखकर उसे देखा। अतीत आलम ने खाने से हाथ उठा लिया। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? तुम्हारा फेम मुझे चाहिए भी नहीं। मैं जहां हूं कम से कम इज्जतदार जरूर कहलाता हूं। मेरा फेम दे भी कौन रहा है तुम्हें? और कॉन्फिडेंस नहीं ब्रदर, इसे फैक्ट कहते हैं। इज्जतदार, शराफत, क्या है ये लफ्ज़? बस गुनाहों ज़्यादतों को ढांप लेता है ये लफ्ज़। और बदनामी का लफ्ज़ अच्छाइयों नेकियों को ढांप लेता है। बस अपने अपने पर्दे बनाए हुए हैं सबने। जिसका दिल करता सही गलत मौके पे उठाया कर अपनी अपनी जजमेंट देता है। मैं पूछने आया हूँ, क्या सोचकर मेरे घर में पुलिस वाले भेजे? यही कि मैंने किसी लड़की को उठाया? अगर हाँ तो क्या करते? अच्छा, मैं कहूँ मैंने उस लड़की को उठाया और उसके साथ निकाह किया और वो मेरी बीवी के रूप में इस वक्त मेरे घर में मौजूद मेरे लिए खाना बना रही है, तो क्या करते? बोले। हनान का दिल किया उस कमीने का सर पीटे, क्या पक रहा है ये। देखो सिकंदर, हमने बस कंफर्मेशन के तौर पे कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी थी, जो कि हमने कर ली। माजरत कि तुम और तुम्हारी भांजे डिस्टर्ब हुए, मगर ये ज़रूरी था। हनान की बात पर फारूक को अचानक आग लग गई। उसकी डिस्टर्बेंस पे माजरत, और हमारे डिस्टर्बेंस का क्या, जो आए रोज़ ही हमें करता है। और डैड, आप चुप क्यों हैं? ये क्या बोलेंगे? जब जब किसी लड़की के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई, ये हमेशा खामोश ही तो रहे हैं। सबसे बड़ा वाक़या तो भूल ही गए होंगे। 18 तारीख याद है आपको आलम साहब?